अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अब हमने ये पढ़ा था कि सेल जो है दैट इज़ एन ओपन सिस्टम। याद करें लास्ट टाइम हमने ये बात की थी कि सेल एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर मटेरियल्स का आना और अंदर से बाहर जाना मुमकिन है। और फिर दूसरे नंबर पे एक और जो टर्म है हम इस्तेमाल करते हैं सेल के मेम्ब्रेन के लिए, चूँकि सेल के अंदर मटेरियल ने जाना भी है, सेल से बाहर आना भी है। तो इस सिलसिले में जो हमारा आज का टॉपिक है वो इसी चीज़ को डील करता है कि पैसेज ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू एंड आउट ऑफ द सेल। सेल के अंदर मॉलिक्यूल किस तरह से जा रहे हैं और सेल से बाहर किस तरह से आ रहे हैं। तो इस सिलसिले में अंदर और बाहर की सेल की जो अंदर के मूवमेंट है वो लाजमी तौर पर सेल मेम्ब्रेन के थ्रू होनी है। सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू, यानी इसमें से गुज़र के जाना है। सेल मेम्ब्रेन जो है अगर इसमें से मटेरियल जाते भी हैं आते भी हैं तो इसकी स्ट्रक्चर को अपने जहन में लाएं तो हमने ये कहा था कि कुछ मटेरियल्स को तो ये गुज़रने देती है और कुछ मटेरियल को गुज़रने नहीं देती। तो ऐसी मेम्ब्रेन को कहते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन यानी सेमी का मतलब होता है निस्फ, हाफ, जो कुछ चीज़ों को गुजरने देती है और कुछ चीज़ों को गुजरने नहीं देती। जो छोटे मालिक्यूल हैं ख़ास तौर पे वो आसानी से गुजर जाते हैं, जो बड़े मालिक्यूल हैं वो कुछ गुजर जाते हैं और कुछ बिल्कुल भी इसमें से गुजरते नहीं हैं। अब हमारा जो टॉपिक है वो इसी चीज़ को डील करेगा कि वो मेम्ब्रेन्स में से, या यूँ कह लें सेल के अंदर और सेल के बाहर मटेरियल्स का जो आना और जाना है वो किस तरह से होगा, वो कौन कौन से तरीके हैं। तो पहले तो हम ये देखते हैं कि ये मूवमेंट होती कैसे है। ये टर्म आपको आ गई है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। परमिएबल परमिट से लफ्ज़ निकला है, इजाज़त देना, गुज़रने की, परमिट, परमिएबल। और सेमी का मतलब होता है निस्फ, हाफ, यानी कुछ चीज़ों को गुजरने दे और कुछ चीज़ों को गुजरने ना दे। ये जो सेल मेम्ब्रेन है इसको ही सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। अब ये जो इसके जो प्रिंसिपल मेथड हैं इस काम के, मटेरियल्स के सेल के अंदर जाने के और बाहर आने के, उसमें पहला जो मेथड है वो है डिफ्यूजन। पहला मेथड क्या है जी? डिफ्यूजन। दूसरा मेथड जो है वो है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ये हम तरतीब आपकी क्लास की जो बुक है, नोटबुक जो है, टेक्स्ट बुक, उसकी तरतीब से हम इन टॉपिक्स की बात कर रहे हैं। वैसे तरतीब का कोई इसमें इशू नहीं है। फिर उसके बाद जो इसमें एक और मेथड आएगा जो हम पढ़ेंगे, ये सब पढ़ेंगे हम वन बाय वन, वो है मेथड ऑस्मोसिस का। एक और जो इसका तरीक़ाकार है जिसके ज़रिए मटेरियल सेल के आर पार जाते हैं वो है फिल्ट्रेशन। और फिर एक और जो तरीक़ाकार है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट का है। एंडोसाइटोसिस भी एक मेथड है और एक्सोसाइटोसिस भी एक मेथड है। ये वो मेथड हैं जिनके ज़रिए सेल में मेम्ब्रेन के आर पार, या वैसे कह लें आप मटेरियल्स आर पार आ जा रहे होते हैं। अब इसमें हम यहाँ से शुरू करते हैं कि डिफ्यूजन क्या होती है। सिंपल सी बात ये है कि आप एक कमरे में इस जगह पे आप कोई परफ्यूम स्प्रे करें, थोड़ी देर के बाद वो पूरे का रूम में फैल जाती है उसकी खुशबू। अच्छा, इसी तरह पानी में आप एक बीकर लें और उसके अंदर आप एक फेंकें, एक बीकर ले लें और उसमें आप पानी के ड्रॉप्स पानी लेके उसमें एक KMnO4 का क्रिस्टल छोड़ें उसके अंदर। वो यूं गिरेगा और थोड़ी थोड़ी देर बाद वो सारा डिज़ोल्व होके तो सारे पानी में फैल जाएगा। ऐसा क्यों है और ये क्या है? अब इसकी वजह मैं आपको हम डिस्कस करेंगे। होता ये है कि जब भी कोई चीज़ जो होती है ना, वो ब्राउनिंग मूवमेंट आपने पढ़ी होगी शायद, अगर नहीं पढ़ी तो ये बात समझ लें कि हर चीज़ के मॉलिक्यूल हर वक्त हरकत में होते हैं, हर वक्त हरकत कर रहे होते हैं, चाहे वो लिक्विड हैं, चाहे वो गैस हैं, चाहे वो सॉलिड है। बस फ़र्क सिर्फ ये है कि उनकी मूवमेंट जो है वो किसी की रिस्ट्रिक्टेड है और किसी की अनलिमिटेड सी है। मतलब गैस को देखें तो वो अनलिमिटेड मूव कर सकता है, जिधर मर्जी चला जाए। सॉलिड के भी मॉलिक्यूल मूव कर रहे होता है लेकिन वो ज़रा थोड़े से महदूद होते हैं। इस तरह यहाँ भी आपको ये मूवमेंट नज़र आ रही है।
अब होता ये है कि जब आपने परफ्यूम स्प्रे किया तो जहाँ पे वो स्प्रे हुआ वहाँ उसके मालिक्यूल ज़्यादा थे, तो वो मूव करते 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 उन एरियाज़ में पहुँच गए जहाँ पे उनके मालिक्यूल्स की तादाद कम है, और फिर वहाँ से वो मालिक्यूल दूसरे एरियाज़ में भी जाते हैं, जहाँ ज़्यादा हो वहाँ से कम की तरफ भी जाते हैं, कम से ज़्यादा की तरफ भी आते हैं, और थोड़ी देर के बाद ये इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाता है, मेंटेन हो जाता है, और सारे मालिक्यूल एक जैसे सब में बिखर जाते हैं। इस प्रोसेस को डिफ्यूजन कहते हैं। इसमें होता क्या है, हाई कंसंट्रेशन से मॉलिक्यूल्स की लो कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होती है। जहाँ पे जिस चीज़ के मॉलिक्यूल ज़्यादा होंगे वो उस तरफ चले जाएंगे जहाँ पे वो कम होंगे। इसकी बहुत सारी मिसालें हैं, अगर हम तफसील में ना भी जाएं तो मतलब जग में से पानी आप डालें, जग को पानी से भर लें और गिलास में डालें तो पानी जग में से गिलास में आ जाएगा। लेकिन वही जग अगर आप नहर में डुबो दें पानी से भरा हुआ, लेकिन अंदर से पानी जग में से बाहर नहीं आएगा, उसकी बुनियादी वजह यह है कि नहर में पहले ही मॉलिक्यूल ज़्यादा हैं तो पानी वापस जाने की टेंडेंसी रखेगा। तो यानी जिस चीज़ के मॉलिक्यूल जहाँ ज़्यादा होंगे, अगर एक जगह धुआं किसी जगह स्मोक कर दें, उसके मॉलिक्यूल आहिस्ता आहिस्ता सारे एरिया में फैल जाएंगे। उसकी वजह यह है कि वो जहाँ पे ज़्यादा हैं वहाँ से वो कम की तरफ मूव कर जाते हैं। इस प्रोसेस को, इस मूवमेंट को डिफ्यूजन क्या है? इट इज़ द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम द एरिया ऑफ देयर हायर कंसंट्रेशन। मॉलिक्यूल्स की हायर कंसंट्रेशन के एरिया से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जो मूवमेंट है उसको हम कहते हैं डिफ्यूजन है। यहाँ तक बात समझ आ गई? आपकी एनिमल बॉडी हो, प्लांट बॉडी हो, उसमें आप माना गैस कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का आप एक्सचेंज देख लें। आपके लंग्स में ऑक्सीजन गई, चूँकि वो ऑक्सीजन लंग्स में ज़्यादा होती है, वो अपनी हायर कंसंट्रेशन की वजह से कैपिलरीज़ में या लंग्स की जो वॉल्स हैं उनमें अंदर डिज़ोल्व हो जाती है ब्लड में, क्योंकि उसकी कंसंट्रेशन लंग्स में ज़्यादा होती है। जबकि ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है तो वो बाहर आ जाती है। अच्छा, इसी तरह ग्लूकोज की एब्जॉर्प्शन को आप देख लें, ग्लूकोज भी ब्लड में स्मॉल इंटेस्टाइन में से ब्लड में जाता है, इसलिए कि क्योंकि वो स्मॉल इंटेस्टाइन में कंसंट्रेशन में ज़्यादा होता है। और ये प्रोसेस चलता रहता है। जहाँ भी जो मॉलिक्यूल ज़्यादा होंगे कंसंट्रेशन में, उनकी हाई कंसंट्रेशन होगी, वो वहाँ से चीज़ें उस तरफ चली जाएंगी जहाँ लो कंसंट्रेशन होगी। और ये मैंने अभी आपको बात बताई है कि ये असूल जो है ये तीनों के लिए है। सॉलिड के लिए भी यही है, लिक्विड के लिए भी है, और गैस में भी ये मामला होता है। बस सिर्फ थोड़ा सा फ़र्क ये है कि रिस्ट्रिक्शन का, गैस ज़्यादा फासले तक डिफ्यूज़ कर सकती हैं एज़ कम्पेयर टू लिक्विड, और लिक्विड ज़्यादा डिफ्यूज़ कर सकता है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड्स। तो बस ये फ़र्क है, बाकी ये है कि डिफ्यूजन होती है और ये एक प्रिंसिपल मेथड है जो एनिमल्स में, प्लांट्स में और हर तरह की चीज़ में मूवमेंट का बायस बनते हैं। मॉलिक्यूल एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं इसी मेथड के ज़रिए। इसकी एग्जांपल्स आपके पास दी हैं। यानी ये कब होगा काम? जब आपके पास टेम्परेचर एब्सोल्यूट ज़ीरो ना हो, -273 टेम्परेचर है। वो कहता है जब टेम्परेचर आप ज़्यादा करते हैं ना तो मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ती है और उनकी मूवमेंट बढ़ती है। टेम्परेचर कम करते जाएंगे तो एक टेम्परेचर ऐसा आएगा जहाँ पे हर चीज़ की मूवमेंट स्लो होती प्रैक्टिकली ज़ीरो हो जाती है। अगरचे ये मुमकिन तो नहीं है, लेकिन अभी तक ये पॉसिबल नहीं हुआ, लेकिन फिर भी हम एक समझते हैं कि इससे ऊपर जितना भी टेम्परेचर होगा -273 से, उस पे को हर चीज़ क्या करेगी, वो जहाँ पे ज़्यादा होगी उससे उस तरफ को जाएगी जहाँ पे वो कम होगी। ये नेचुरल फिनोमिना है। ये बात समझ गए हैं? इसको कहते हैं डिफ्यूजन। इसमें चाहे वो डिफ्यूजन मॉलिक्यूल्स की सेल के अंदर हो, ऑर्गन्स में हो, टिश्यूज़ में हो, जहाँ भी ज़्यादा से कम की तरफ मॉलिक्यूल मूव करेंगे खुद ब खुद। अब इस सारे प्रोसेस में कहीं कोई एनर्जी तो खर्च नहीं हो रही। इस सारे प्रोसेस में अभी तक हमने देखा है कि कोई एनर्जी तो खर्च नहीं हुई, तो फिर हम इस तरह की जितनी भी डिफ्यूजन्स होंगी या मूवमेंट्स होंगी, हम उसको कहेंगे ये पैसिव ट्रांसपोर्ट है। यानी इसमें तवानाई खर्च नहीं हुई, इसको कहेंगे पैसिव ट्रांसपोर्ट। दूसरे नंबर पे जो हमारा टॉपिक है वो है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ये लफ्ज़ है
फैसिलिटेट करने से, फैसिलिटेट का मतलब होता है सहूलतकारी करना, किसी को सहूलत देना कि वो मूव कर जाए या उसको ट्रांसपोर्ट करने में मदद देना। मसलन आपने याद है आपको कि सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर में ये बात पढ़ी थी कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो एक लिपिड बाइलेयर पर मुश्तमिल होती है, 2 लेयर्स हैं, और उन लिपिड बाइलेयर में प्रोटीन के मालिक्यूल जो हैं वो कहीं धंसे हुए हैं पूरे, कहीं आधे, मुख्तलिफ जगहों पे। तो इन प्रोटीन्स को अगर कोई बड़ा मालिक्यूल है, मसलन यहाँ पे आके एक मालिक्यूल बैठ गया, वो ख़ुद तो अंदर जा नहीं सकता या उस रफ्तार से अंदर नहीं जा सकता, सेल के अंदर उसने जाना है। ये एरिया सेल का इनसाइड है, ये सेल का बाहर है। ये आपके पास एक मेम्ब्रेन है, फ़र्ज़ करें ये सेल मेम्ब्रेन का ही टुकड़ा है, ये सारा। अब इस मेम्ब्रेन के पार इसको लेके जाना है इधर, ये जा सक नहीं रहा, तो फिर इसको क्या करते हैं, इसको इस प्रोटीन के मालिक्यूल पे या इस प्रोटीन के मालिक्यूल पे इसको बिठाते हैं, और वो प्रोटीन के मालिक्यूल इसको कैरी करके मेम्ब्रेन के पार यानी अंदर की साइड पे यहाँ पे वो इसको छोड़ जाते हैं। अब इस काम में आप ज़रा ये मुझे बताएं कि किस चीज़ ने फैसिलिटेट किया है इस इनवर्ड ट्रांसपोर्ट को, अंदर की तरफ जो ट्रांसपोर्ट हुई है। और अगर अंदर कोई मालिक्यूल ऐसा पड़ा होता वो बाहर जाना चाहता है तो ये प्रोटीन उसको बाहर छोड़ आए। तो इसमें कैरियर कौन है? प्रोटीन्स। तो कैरियर प्रोटीन चूँकि फैसिलिटेट कर रही हैं, सहूलत पहुंचा रही हैं मालिक्यूल को मेम्ब्रेन के पार जाने में, इस तरह की जो मूवमेंट होती है उसको कहते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। बात समझ गए? पिक किया है आपने ये बात? तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का मतलब क्या है कि ऐसी डिफ्यूजन है तो वो डिफ्यूजन, मालिक्यूल अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर जा रहे हैं, फ़र्क सिर्फ ये है कि वो खुद जा नहीं सके तो किसी ने उनको फैसिलिटेट किया, उनको सहूलत मुहैया किया कि ठीक है आप इस तरह से इन प्रोटीन्स के ऊपर बैठ जाएं, ये आपको मेम्ब्रेन के पार सेल के अंदर छोड़ आते हैं। अब इस काम में कोई तवानाई खर्च हमने नहीं की, तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन इज़ आल्सो पैसिव ट्रांसपोर्ट। ये जितनी भी तवानाइयाँ, ये जितनी भी ट्रांसपोर्ट हैं जिनमें तवानाई खर्च नहीं हो रही, एटीपी खर्च नहीं हो रहा, हम उसको कहते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। हाँ, अगर ये तवानाई खर्च होती तो वो एक अलहदा ट्रांसपोर्ट है, हम अभी उसका जो है वो बरकरार रखेंगे, थोड़ा सा उसके तजस्सुस जो है अभी वो नहीं बात मैंने करनी, हम नेक्स्ट टॉपिक में उसके ऊपर बात करेंगे। यहाँ तक बात समझ आ गई जी? डिफ्यूजन, मालिक्यूल अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन खुद ब खुद जा रहे हैं, फ्रीली जा रहे हैं, ठीक। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जाना तो चाहते हैं, जा नहीं सक रहे, तो कोई फैसिलिटेट कर दे, उनको पहुंचा दे, कैरियर के तौर पे उनको उठाए और किसी जगह पे उनको छोड़ाए। उन मालिक्यूल्स का अपना कोई उसमें हमारा ख़र्चा नहीं हो रहा। तीसरे नंबर पे हमारे पास डिफ्यूजन जो है वो है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस जो है ये भी एक डिफ्यूजन की ही टाइप है। अब इसमें अगर आपके पास ये एक सेल है तो मालिक्यूल्स अगर यहाँ से सेल के अंदर जाना चाहते हैं तो इसमें थोड़ा सा अब आप ट्विस्ट देंगे। तो इसको समझने से पहले मैं ये चीज़ें, अब चूँकि हमारे इस लेक्चर का हिस्सा नहीं है, इनको मैं मिटाने लगा हूँ। ये नेक्स्ट लेक्चर में हमने ये पढ़नी है। हमारा इस टॉपिक में यहाँ पे ऑस्मोसिस का तक मामला ख़त्म हो जाएगा। तो ऑस्मोसिस को समझने के लिए क्या है, ये 2 टर्म्स आपके पास होती हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। इसका आपको पता होना, कंसेप्ट होना बड़ा ज़रूरी है। सॉल्यूट हर उस चीज़ को कहते हैं जो डिज़ोल्व होती है, जैसे साल्ट है, नमक है, जैसे शुगर है। और सॉल्वेंट हर उस चीज़ को कहते हैं जो हल करती है, डिज़ोल्व करे, जैसे वाटर है, जैसे पेट्रोल हो सकता है, कैरोसिन ऑयल है, मिट्टी का तेल है, ठीक है। ये चीज़ें अपने अंदर चीज़ों को डिज़ोल्व करती हैं, तो इनको हम कहते हैं ये सॉल्वेंट हैं, ठीक। अब होता क्या है कि ऑस्मोसिस में वाटर मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं फ्रॉम द एरिया ऑफ लो सॉल्यूट, ज़रा तवज्जो करनी है इस तरफ, उल्ट होता जा रहा है, टू हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन,
बात वही है। यहाँ हमने कहा था मालिक्यूल अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाते हैं। बात यहाँ भी वही है कि जहाँ पे मालिक्यूल ज़्यादा है वहाँ से कम जा रहा है, लेकिन हम बता किस सेंस में रहे हैं, जहाँ लो सॉल्यूट है वहाँ से उस तरफ जा रहा है जिधर हाई सॉल्यूट है। यानी अगर बाहर साल्ट कम है और अंदर साल्ट ज़्यादा है, फ़र्ज़ करें, सपोज कर लें इस बात को, तो अब जो मालिक्यूल की मूवमेंट होगी वो लो सॉल्यूट से हाई सॉल्यूट की तरफ होगी, यानी लो साल्ट से हायर साल्ट्स की तरफ। ये डेफिनेशन डिफरेंट है। मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम द एरिया ऑफ लो सॉल्यूट कंसंट्रेशन टू द एरिया ऑफ हायर सॉल्यूट कंसंट्रेशन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। लेकिन अभी ये बात मुकम्मल नहीं हुई। अभी ये बात इसलिए मुकम्मल नहीं हुई कि इट हैज़ टू बी, इसको ज़रूरी है कि ये मूवमेंट हो थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये ज़रूरी है। डिफ्यूजन में ये काम ज़रूरी नहीं था। आपने परफ्यूम स्प्रे रूम में किया, फैल गया, कोई मेम्ब्रेन दरमियान में नहीं, डिफ्यूजन हो रही है। डिफ्यूजन सेल में भी हो रही थी, डिफ्यूजन एक सेल से दूसरे सेल में भी हो रही थी, बॉडी में भी हो रही थी। लेकिन यहाँ हम ऑस्मोसिस में ये कंपलसरी करते हैं, इसको श्योर करते हैं कि भाई ये जो मूवमेंट है लो सॉल्यूट से हाई सॉल्यूट की तरफ हो वाटर मॉलिक्यूल्स की अक्रॉस अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। यानी ये तीन चीज़ें होना ज़रूरी हैं। अभी जो मैंने बात की है क्या क्या, एक तो मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स लो सॉल्यूट पहली कंडीशन से हाई सॉल्यूट दूसरी कंडीशन, और तीसरी कंडीशन क्या है कि इट मस्ट बी थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब हम इसको समझ गए कि ये ऑस्मोसिस ही है। अब उसके बाद इसके लिए एक टर्म इस्तेमाल होती है टॉनिसिटी, जिसमें हम रिलेटिव कंसंट्रेशन लेते हैं सॉल्यूट की सॉल्वेंट के लिहाज से। यानी सॉल्यूट ओवर सॉल्वेंट इज कॉल्ड टॉनिसिटी। ये रेशो है इन दोनों की ना। किसी भी जगह पे कोई सेल हो, उसके अंदर सॉल्यूट और सॉल्वेंट की जो कंसंट्रेशन है, उसकी जो रेशो है, उसको हम कहते हैं उसकी टॉनिसिटी। इस लिहाज से सेल की टॉनिसिटी के लिहाज से तीन तरह के हमारे पास जो हैं वो सॉल्यूशन होते हैं। ये अब आपको मेरा ख़्याल है कि ये पता है कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट जब मिल जाते हैं तो हम इसको क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, सॉल्यूशन। सॉल्यूट और सॉल्वेंट, इनको हम क्या कहते हैं, सॉल्यूशन। तो ये सॉल्यूट के लिहाज से, सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन के लिहाज से हमारे पास तीन तरह के सॉल्यूशन हैं। अभी मैंने ये बात की है कितनी तरह के, हाइपरटॉनिक सॉल्यूशन, हाइपोटॉनिक सॉल्यूशन, और तीसरे नंबर पे आइसोटॉनिक सॉल्यूशन। हाइपर का जो वर्ड है, हाइपर का मतलब ये ज़्यादा होता है। यानी ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट ज़्यादा हो, यानी सॉल्यूट ज़्यादा हो और सॉल्वेंट की निस्बत। जबकि हाइपो का मतलब होता है कम, नीचे, लोअर। तो इसमें सॉल्यूट कम होगा एज कंपेयर टू सॉल्वेंट। मसलन इधर देखें मिसाल, अगर साल्ट आपने पानी में डाला है, अगर आपने नमक पानी में डाला है अब इसमें ये सॉल्यूट है और ये इसका सॉल्वेंट है। अगर ये सॉल्यूट है और ये सॉल्वेंट है तो अगर साल्ट ज़्यादा हो, यानी फ़र्ज़ करें 80% हो, वाटर जो है वो आपके पास कम हो 20%, तो ये आपके पास जो सॉल्यूशन बनेगा ये होगा हाइपरटॉनिक। इसी को रिवर्स करके देखें कि सॉल्यूट आपके पास फ़र्ज़ करें 30 हो
और 70% आपके पास हो सॉल्वेंट। अब इसमें सॉल्वेंट ज़्यादा है तो इसको कहेंगे हाइपोटोनिक। और अगर 50% दोनों बराबर हों, यानी साल्ट और आपके पास वाटर दोनों बराबर हो जाएं, 50-50% इक्वल रेशो में हो, तो आइसो का मतलब ही क्या है? सेम। टॉनिक मीन टॉनिसिटी, टॉनिक सोल्यूशन, सॉल्यूट और सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन। तो ऐसे सॉल्वेंट और सॉल्यूट को क्या कहते हैं? आइसोटॉनिक, जिसमें साल्ट और सॉल्यूट की कंसंट्रेशन सेम होती है, बराबर होती है, उसको क्या कहते हैं? आइसोटॉनिक। तो ये 3 वर्ड जो हैं इस पर आपने गौर रखना है, हाइपरटॉनिक, हाइपोटॉनिक और आइसोटॉनिक। टॉनिसिटी या टॉनिक का आपको लफ्ज़ क्लियर होना चाहिए, कंसेप्ट पेपर में सवाल भी आ जाता है। अब इस लिहाज से, इस तरह के सोल्यूशन के लिहाज से इनको रखें आप एनिमल सेल को और प्लांट सेल को इन्हीं तीनों कंडीशंस में, इन्हीं तीनों कंडीशन में। मसलन अगर एनिमल सेल को आप हाइपरटॉनिक सोल्यूशन में रख दें तो एनिमल सेल के अंदर का जो मटेरियल है, इसका मतलब है कि बाहर सॉल्यूट ज़्यादा होगा, अंदर सॉल्यूट कम होगा, तो मूवमेंट जो है अंदर से बाहर की तरफ हो जाएगी पानी की। अगर सॉल्यूट बाहर ज़्यादा होगा और अंदर कम है तो आपको पता है कि सॉल्यूट जो सॉल्वेंट है उसकी मूवमेंट बाहर होएगी। ऐसे जब पानी अंदर से बाहर चला जाएगा, सेल पिचक जाएगा, हम कहते हैं ये फ्लैसिड हो गया, मुरझा गया, बुझ गया, पिचक गया, श्रिंक हो गया, प्लाज्मोलाइज हो गया। अगर सेल ऐसी कंडीशन में हो जहाँ पे पानी बाहर ज़्यादा हो, यानी हाइपोटॉनिक हो, तो बाहर से पानी के मालिक्यूल सेल के अंदर जाएंगे, सेल फट जाएगा, रप्चर कर जाएगा, वो प्रेशर पानी बाहर अंदर इतना दाखिल होगा कि अल्टीमेटली सेल फट जाएगा। और आइसोटॉनिक सोल्यूशन में अगर एक एनिमल सेल रखें, उसको कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो तीनों हालतों में सेम रहेगा। ये 3 बीकर में रख लिया हमने, यानी आप यूँ समझ लें कि हमने ये बीकर में रखे थे सेल, जिसके अंदर ये सोल्यूशन डाला था, यूँ। और ये 3 तरह के सोल्यूशन हैं, हाइपरटॉनिक, हाइपरटॉनिक और आइसोटॉनिक। अब ये सेम कंडीशन अप्लाई करें, ये तीनों जो थे ये क्या थे? एनिमल सेल। 3 सॉल्यूशंस में रख के देखें, ये सेम तीनों सॉल्यूशन जो हैं आप प्लांट्स में रखें, प्लांट सेल रखें इन तीनों कंडीशंस में। अब अगर आप प्लांट सेल रखें, मसलन ये आपके पास एक प्लांट सेल है, उसका ज़रा थोड़ा सा मामला डिफरेंट होगा। क्यों? कि प्लांट सेल के बाहर होती है एक रिजिड सेल वॉल, वो फटने तो उसको देती नहीं सेल को। अब अगर आप उसको एक हाइपोटॉनिक सोल्यूशन में रख दें प्लांट सेल को, तो प्लांट के ऊपर जब पानी उसके अंदर जाएगा, सेल के अंदर, यानी अगर ये आपके पास बीकर है, ये इतना टर्जिड हो जाएगा, फूल जाएगा पानी के अंदर जाने से कि ये स्टिफ हो जाएगा। हम कहते हैं ये कंडीशन है इसकी टर्जिडिटी, तनाव की कैफियत है। क्योंकि पानी बाहर ज़्यादा था, हाइपोटॉनिक सोल्यूशन था, बाहर से पानी सेल के अंदर आया, सेल जो है वो टर्जिड हो गया, फूल गया। अब फट तो सकता नहीं था, जैसे यहाँ एनिमल सेल रप्चर कर गया था, फट गया था, तो क्योंकि बाहर इसके सेल वॉल बड़ी मजबूत है, तो उसको वो फिर क्या कर सकता है, वो टर्जिड हो जाता है। यही वो कंडीशन है जो प्लांट्स में पानी जाता है, टर्जिड होता है, तो पौधे जो जिनमें लकड़ी नहीं भी होती वो भी सीधे खड़े रहते हैं, पौधे मुरझाते नहीं हैं। दूसरी कंडीशन, अगर हाइपोटॉनिक सोल्यूशन में आप एक पौधे को रख दें, पौधे के सेल को रख दें, ये कंडीशन आप कंसीडर करें, तो आप उस सेल के अंदर से पानी बाहर निकल जाएगा, सेल पिचक जाएगा। हम कहते हैं ये प्लाज्मोलाइज्ड हो गया, प्लाज्मोलाइसिस हो गई है, श्रिंकिंग ऑफ साइटोप्लाज्म हो गया, इसको कहते हैं प्लाज्मोलाइसिस। प्लाज्मोलाइसिस, सेल में साइटोप्लाज्म का श्रिंक हो जाना, टूट जाना। और आइसोटॉनिक उसी तरह इंजॉय कर रहा है जिस तरह वो एनिमल सेल कर रहा था।
एज हैप्पी, तो वो कुछ भी उसको फ़र्क नहीं पड़ेगा। जितना पानी सेल के अंदर जा रहा होगा उतना पानी सेल से बाहर आ जाएगा। और ये कंडीशन इसी तरह की है कि सेल इसमें कुछ भी महसूस नहीं कर रहा होता। कहने का मतलब ये है कि 3 कंडीशंस में आप इसको कंसीडर करें, एनिमल सेल को रख के और प्लांट सेल को। फ़र्क सिर्फ इतना पड़ेगा कि एनिमल सेल के अंदर जब पानी गया तो ये बर्दाश्त उस प्रेशर को नहीं कर सकेगा और फट जाएगा, जबकि प्लांट सेल फटता नहीं है बल्कि टर्जिड हो जाता है, जो कि एक फिनोमिना है। टर्जिड लफ्ज़ है, टर्जिडिटी से निकला हुआ है। तो टर्जिड अगर हो जाता है प्लांट सेल तो उससे प्लांट्स एक सेल टर्जिड हुआ, दूसरा तीसरा, पूरे का पूरा पौधा जो है वो टर्जिडिटी की कैफियत में आ जाता है और सही तन जाता है और खड़ा रहता है। इसी फिनोमिना की वजह से पौधे ख़ास तौर पे वो पार्ट्स जहाँ पे लकड़ी नहीं भी होती वो अपनी शेप और अपनी स्ट्रक्चर को बरकरार रखते हैं। तो ये आइसोटोनिक, ना इसके ऊपर कोई ऐसा उसने नेगेटिव इफेक्ट किया ना इसके ऊपर, प्लांट सेल पे उसमें कंडीशन सेम रही। जितना पानी के मॉलिक्यूल सेल के अंदर जा रहे थे उतने सेल के बाहर आ रहे हैं। इस तरह इन पे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता। ये सारा फिनोमिना क्या है? ऑस्मोसिस। ये सारा फिनोमिना ऑस्मोसिस है। तो ये आपने इसको तैयार कर लेना। इसमें ये जो टर्म्स दी हुई हैं ख़ास तौर पे कि कोई चीज़ फ्लैसिड हो जाती है, प्लाज्मोलाइसिस कैसे होता है, प्लाज्मो, साइटोप्लाज्म, श्रिंकिंग ऑफ साइटोप्लाज्म। अच्छा, इसी तरह टर्जिड, टर्जिडिटी, ठीक है ना जी, रिजिड। ये 3 4 5 अल्फाज हैं, इसमें टर्म्स हैं जिनको आप शार्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर पूछ सकते हैं। बहरहाल आपको ऑस्मोसिस का कंसेप्ट ये क्लियर होना चाहिए कि मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं फ्रॉम लोअर सॉल्यूट टू हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन। यहाँ पे हम उनके मॉलिक्यूल की हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाने की बात कर रहे थे, यानी मॉलिक्यूल खुद, जबकि हो यहाँ भी यही कुछ रहा है। मतलब अगर पानी की बात करें तो पानी के मॉलिक्यूल ज़्यादा होंगे तो ज़्यादा से कम की तरफ जाएंगे। जहाँ सॉल्यूट कम है इसका मतलब वहाँ सॉल्वेंट ज़्यादा है, ठीक है ना। जहाँ सॉल्यूट कम है उसमें सॉल्यूट कम है तो सॉल्वेंट ज़्यादा है, ये देखें नेचुरली। और जहाँ हाई सॉल्यूट है वहाँ सॉल्वेंट कम है, तो हो तो वही कुछ रहा है। मतलब अगर पानी यहाँ ज़्यादा था तो यहाँ कम था, तो पानी ज़्यादा से कम की तरफ जा रहा है। लेकिन हम इसको टर्म्स डिफरेंट में एक्सप्लेन कर रहे हैं। हम पानी के बारे नहीं कह रहे, हम सॉल्यूट के लिहाज से उसको कह रहे हैं कि वो लो सॉल्यूट से हाई सॉल्यूट की तरफ जा रहा है। हालांकि मूवमेंट तो दोनों सेम है, यानी एक ये मूवमेंट हो रही है, एक ये मूवमेंट हो रही है। जब हम इसमें बात कर रहे थे, अगर पानी की बात करें तो पानी अपने हाई कंसंट्रेशन से लो की तरफ जा रहा है। लेकिन जब हम ऑस्मोसिस में बात को बताते हैं तो हम तब भी यही कह रहे हैं कि फ्रॉम लो सॉल्यूट टू हाई सॉल्यूट, दोनों तरह में देखें तो आप मूवमेंट जो है वो इस तरह हो रही है। तो बात वही है, सिर्फ थोड़ी सी ट्रिकी है, वो ये कि लो सॉल्यूट से हाई सॉल्यूट की तरफ आपने उस मॉलिक्यूल को भेजना है। अल्लाह हाफ़िज़। क्या हुआ?